It's widely acknowledged that this state of Uttar Pradesh will be critical to Narendra Modi's prime ministerial ambitions and the BJP's national plans. And if Uttar Pradesh does go the BJP's way, well then Amit Shah, considered to be now the second most powerful man in the BJP, will get the credit as a master strategist of the UP project. Amit Shah, of course, has been in the headlines for several other reasons as well. Most recently, a stricture from the Election Commission, to which Amit Shah later accepted that he'd bowled a no ball. Speaking to me earlier from Chandoli, 2 hours from Banaras, Amit Shah on the campaign trail. He is now known as the second most powerful man in the BJP and seen as the master strategist of the BJP's campaign in Uttar Pradesh, a state considered crucial for Narendra Modi's national plans and for him to become Prime Minister. Joining us now here in Chandoli on a day when he has successfully managed to lure yet another leader into the BJP camp is Amit Shah himself. अमित शाह जी, आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगी, ओपिनियन पोल तो कुछ ऐसे हैं, हमारे भी रहे, जो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की 50 से ज्यादा सीट आ सकती हैं। आपका अपना असेसमेंट क्या है? देखिए, मैं आंकड़ों में पढ़ना नहीं चाहता, मगर जहां तक 2 चरण का सवाल है, जहां मतदान हो चुका है, 21 में से 18 सीटें बीजेपी जीतने जा रही है जी। जहां तक अभी बाकी के जहां प्रचार चल रहा है, 1900 का सवाल है, 4 चरण जो बाकी है उसका सवाल है। मैं अभी इस पर कोई आंकड़ा देना नहीं चाहता। बीजेपी की मिशन 272 है, आपको लगता है कि ये मिशन सक्सेसफुल हो जाएगी कि आपको लगता है कि और भी अलायंस की जरूरत पड़ेगी? देखिए, हम 272 से ज्यादा सीटों के लिए लड़ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हम 272 से ज्यादा सीट हमारा गठबंधन पाएगा। जहां तक दूसरे दलों के समर्थन का सवाल है, 272 से ज्यादा सीटें भी आती है तब भी देश के विकास में सभी दलों के समर्थन की जरूरत है और इनका जरूर स्वागत करेंगे। जो लोग कहते हैं कि भाई एक तरफ बीजेपी के और नरेंद्र मोदी कहते हैं, उन्होंने कई इंटरव्यूज भी दिए, उन्होंने कहा मेरा जो फोकस है वो विकास पर है, मेरा जो कैंपेन है वो विकास पर है। कुछ लोगों का कहना है कि मोदी जी विकास की बात करते हैं, लेकिन और लीडर हैं जो हार्डलाइन, एक पोलराइज अप्रोच लेते हैं। आपके साथ जो मुजफ्फरनगर में हुआ, आपने ट्विटर में कहा कि बेस्ट बॉलर्स भी नो बॉल डिलीवर कर देते हैं। क्या हम माने अमित शाह जी कि आप मानते हैं कि आपसे गलती हुई, वो जो आपने भाषण दिया शामली में वो आपको नहीं देना चाहिए था? देखिए, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन जी। मैं सोच समझकर ठीक बोला था ऐसा मुझे लगता था जी, मगर चुनाव अभियान में जो भाषण होते हैं इसके इंटरप्रिटेशन के लिए सुप्रीम अथॉरिटी चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग ने कहा कि कुछ चीजें ऐसी है जो नहीं होनी चाहिए, तो मैंने इसको स्वीकार किया। जब आपने कहा कि नो बॉल, बेस्ट बॉलर से भी नो बॉल हो गया, चुनाव आयोग ने कहा कि कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए। अब मेरे इंटरप्रिटेशन के हिसाब से वो ठीक थी, मगर चुनाव आयोग ने कहा तो मैं मानता हूं और सम्मान करता हूं चुनाव आयोग। थोड़ी सोचने के बाद आपको लगा कि आपसे गलती हुई? देखिए, मैंने जो कहना था वो मीडिया को कह दिया है और क्लोज चैप्टर है। गंगा जमुना में काफी पानी बह गया। बरखा जी, आप भी इससे आगे निकलें। एक और आपसे पूछना चाहूंगी, आपके कुछ भाषण जो वहां हुए, बदला के बारे में तो आपने कह दिया कि मेरा मतलब था कि भाई मैं सरकार जो इनजस्टिस हुई है या जो इनकॉम्पिटेंस हुई है उसके लिए मैं बदला चाहता था। आपने एक बात की, आपने बुचर खानों की बात की। बहुत से लोगों ने, कांग्रेस के नेताओं ने उठाई बात कि क्या अमित शाह जी का जो रेफरेंस था वो मुसलमान लोगों के साथ था, क्योंकि आपने कहा कि यहाँ पर जो भिखारी लोग हैं वो अब बुचर खानों से करोड़पति बन गए हैं। कांग्रेस के नेताओं ने कहा ये अमित शाह जी मुस्लिम कम्युनिटी पर अटैक। देखिए, मेरा कहने का तात्पर्य की है, एक गंगा जमुना का प्रदेश है, बड़ी उपजाऊ जमीन यहाँ पर है, पानी की विपुलता है। अगर यहाँ पशुधन ठीक है, पशुधन ज्यादा मात्रा में है, तो पिछड़े वर्ग के लिए कमाई का, रोजगार का साधन बन सकता है। और बूचर खानों के कारण इस पशुधन की कमी अब दिखाई पड़ती है और गरीब ज्यादा गरीब बन रहा है। इस रेफरेंस में मैंने ये बात करी थी। मुझे लगता है कि इसको अन्यथा नहीं लेनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि लोग यही सोचेंगे क्योंकि ज्यादातर मुसलमान ही बुचर खाने चलाते हैं? देखिए, मैंने क्या सोचकर कहा था, मैंने स्पष्ट कर दिया। अगर कोई और कुछ सोचता होगा तो आपकी चैनल के माध्यम से स्पष्टता हो जाएगी। आपसे पूछना चाहूंगी, मैंने अभी आपका भाषण सुना, यहाँ पर आपने बात की कि भाई अगर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो पाकिस्तान के साथ जो एक सॉफ्ट एटीट्यूड रहा है वो नहीं रहेगा। मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने ऐसा कहा, पाकिस्तानी घुसपैठिए हिम्मत नहीं, जो इन्फिल्ट्रेटर्स आते हैं वो हिम्मत नहीं करेंगे। ऐसा कहा, पाकिस्तान के साथ सॉफ्ट एटीट्यूड नहीं रहेगा, ऐसा मैंने नहीं कहा। तो क्या समझे आपने ठीक से नहीं सुना। चलिए, बात मानिए आपकी, क्या रहेगी पाकिस्तान की पॉलिसी एक तरह से? देखिए, अभी सरकार बनाने दीजिए, सरकार बन जाएगी,
मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, जो विदेश मंत्री बनेगा वो ब्रीफिंग लेगा विदेश विभाग के अधिकारियों के साथ। इतना कॉम्प्लेक्स मामला है जिस पर चुनाव के पहले और जबकि हम अभी विपक्ष में हैं, कुछ भी बोलना ठीक नहीं होगा। अच्छा, आपने सुना ही होगा कि एक तरह से अब गांधी परिवार की तरफ से एक बयान आया है प्रियंका गांधी वाड्रा का कि बीजेपी हम लोगों के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर एक पर्सनल हमला कर रही है। दूसरी तरफ आज अरुण जेटली ने अपने ब्लॉग पे कहा कि पर्सनल हमले तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने फिर दोबारा आज रायबरेली में कैंपेन करते हुए फिर स्नूपिंग का एलिगेशन लगाया, मोदी जी का नाम लिए बिना ये बात की। चलिए, तो इसके बारे में आप क्या मैं इस तूतू में मैं नहीं पढ़ना चाहता। जहां तक रॉबर्ट वाड्रा का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने इसको करप्शन के रेफरेंस में उठाया है, कोई पर्सनल अटैक नहीं है। तो अब वो कांग्रेस कहती है कि कोई केस ही नहीं है, अगर केस है तो आप एफआईआर दर्ज कर दीजिए रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ। हम कहां से करें, शासन तो इनके पास है। सरकार हो सकता है आपकी बने, सरकार बनेगी और सारी चीजें सामने आएंगी तो देखेंगे किस तरह की बात है। उमा भारती जी ने एक बयान दिया कि सरकार बनेगी तो रॉबर्ट वाड्रा जेल जाएंगे, तो इससे आप सहमत हैं? देखिए, एक सेकंड, मोदी जी हमारे अभियान को लीड कर रहे हैं। मोदी जी ने स्पष्टता कर दी है कि विंडिक्टिवनेस के आधार पर कोई काम नहीं होगा। अब मोदी जी जबकि हमारे अभियान को लीड कर रहे हैं तो उनका फैसला फाइनल होता है। आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप इस कैंपेन के आर्किटेक्ट हैं, इस कैंपेन में यहाँ उत्तर प्रदेश में या नेशनली सबसे बड़ा मुद्दा भाजपा के लिए क्या है? बहुत चर्चा होती है कि हिंदुत्व क्या पीछे रह गई, हिंदुत्व मैनिफेस्टो के लास्ट पेज में थी, राम मंदिर राम सेतु लास्ट आखिरी पेज पर आया। आप क्या कहेंगे, कितना वेटेज विकास को, कितना वेटेज हिंदुत्व को? देखिए, सबसे पहले तो मैं कैंपेन का आर्किटेक्ट नहीं हूं। अब मुझे बहुत बड़ा करने का आर्किटेक्ट तो आप हैं, कृपया प्रयास मत करिए। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। जहां तक कॉम्बिनेशन का सवाल होता है, इसमें कोई वेटेज नहीं होता। सभी मुद्दे अपनी अपनी जगह पर अपना अपना महत्व रखते हैं और सभी मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी एड्रेस करेगी जो घोषणा पत्र में है। एक क्रिटिसिज्म है कि एक अंग्रेजी में कहावत है गुड कॉप बैड कॉप, कि मोदी जी विकास के बारे में बात करते हैं और उनके जो बाकी इधर उधर जहां जरूरत पड़े, जैसे कि वेस्ट यूपी में, वहां पर एक पोलराइज्ड कैंपेन चलती है, वहां पर धर्म के बेसिस पर बंटवारा होता है, वहां पर सभी नेताओं ने, आपके भी नेता राइट एक्यूज थे, बीएसपी के भी कादिर राना राइट एक्यूज थे, तो कोई फर्क ही नहीं रहा, एक पोलराइज्ड कैंपेन धर्म के नाम पर हुई। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है और हम पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के आधार पर इस चुनाव को लोगों के सामने रखना चाहते हैं। एक और यूपीए के विफल सरकार है, यूपीए की विफल राज्य सरकारें हैं, और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की एनडीए के शासन का समय है और भारतीय जनता पार्टी की सफल राज्य सरकारें। इन दोनों के तुलनात्मक अभ्यास के बाद जनता फैसला ले, परफॉर्मेंस के आधार पर रहे, गवर्नेंस के आधार पर रहे, यही एजेंडे पर हमारा कैंपेन चल रहा है। अगर आप पिछले कुछ दिन देखें तो ऐसा लगता है कि जो बयानबाजी चल रही है वो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच में नहीं, वो प्रियंका गांधी वाड्रा और बीजेपी के बीच में चल रही है। मैंने कहा कि आज उनका दोबारा बयान आया। अमित शाह जी, वो बार बार कांग्रेस उठाती है स्नूपिंग की एलिगेशन, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कई बार कई चैनलों पे, प्रचार माध्यमों पे इसको स्पष्ट किया है कि एक बड़ी डिमांड खास कर मीडिया ने उठाई थी कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। गुजरात सरकार ने एक जांच आयोग अपॉइंट कर लिया है। गुजरात सरकार का अपॉइंटेड जांच आयोग जब भी मुझे बुलाएगा, मैं उसके सामने पूरी बात रखूंगा। अब जबकि आप उसके सामने कमीशन के सामने आप अपनी बात रखेंगे, मुझे बुलाएंगे तो यू विल डिपोज बिफोर द कमीशन? बुलाएंगे, अगर बुलाए तो बुलाएंगे। जब तक न्यायिक जांच आयोग काम कर रहा है, मेरा सार्वजनिक रूप से कुछ भी कहना उचित नहीं है। आप ये मानेंगे कि ये कैंपेन बहुत पर्सनल हो गई है? आप ये मानेंगे? इस बारे में क्या बोलेंगे आप? देखिए, मीडिया 100% कैंपेन के वॉल्यूम में से 2% पर्सनल को उठाकर उछाल रहा है। आप भी आज यही कर रही हैं। क्यों? मैंने क्या बोला जिससे आपको? सुनिए ना, 98% जो मेरिट्स की बातें हैं उस पर एक भी सवाल नहीं है आपका। ना करप्शन पे है यूपीए के, ना महंगाई पे है, ना सीमाओं की सुरक्षा पे है। सीमा की सुरक्षा पे तो पूछा मैंने, नहीं, ये पाकिस्तान के रेफरेंस में ट्विस्ट कर पूछा। ना महंगाई पे है, ना महिलाओं की सुरक्षा पर है, ना विफल गई हुई एडमिनिस्ट्रेशन पे है। कोई चीज पर आपका सवाल मेरिट्स पर नहीं है। जो 2% बातें इधर उधर की अगर आती भी है तो उसी को उठाकर, क्योंकि टीआरपी बढ़ाना है, मीडिया दिखाता रहता है। इसके कारण कैंपेन को कोई फर्क नहीं पड़ता। कैंपेन तो लाखों लोगों के सामने जो बोला जाता है वो लोग सुनते हैं,
उसको स्प्रेड करते हैं और उसके आधार पर अपना मत बनाते हैं। तो आप बताइए, करप्शन की बात करते हैं। आपने कहा करप्शन एक बड़ा मुद्दा है। मैं मानती हूं आपकी बात की, पूरी जो स्कैम्स रही हैं यूपीए के साथ वो बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर आपकी सरकार बनती है, अगर बीजेपी की सरकार बनती है, तो इसके खिलाफ आप क्या कदम उठाएंगे? और उसी सिलसिले में अगर आप मानते हैं कि आपने रॉबर्ट वाड्रा का नाम करप्शन के कॉन्टेक्स्ट में उठाया, तो आपका क्या अप्रोच है? फिर से एक बार आप बात को ट्विस्ट करेंगे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा एनडीओ का रिकॉर्ड है जी करप्शन के मामले में, जी। हमारी राज्य सरकारों का रिकॉर्ड जी। है, और दूसरी ओर एक करप्ट सरकार है। दोनों के बीच में लोगों ने सरकार तय करनी है, कौन सी सरकार चाहिए, कौन से व्यक्ति के नेतृत्व में सरकार चाहिए, कौन से पार्टी के नेतृत्व में सरकार चाहिए। और आप पूछ रही है कि सरकार बनने के बाद आप क्या करेंगे। भाई अभी तो सरकार बनाने का टाइम है, जनमत बनाने का टाइम है, लोगों को हमारी बात रखने का और लोग स्वीकार करें, इसके लिए हमारा पक्ष रखने का समय है, हम इसी में लगे। कांग्रेस का जिस तरह से प्रचार हुआ है, कैंपेन हुई है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हर पार्टी को अपना अपना कैंपेन अपने तौर तरीकों से और अपने पार्टी के इतिहास के आधार पर करने का अधिकार है। कांग्रेस एक विशिष्ट राजकीय राजनीतिक घराने के आधार पर चलने वाली पार्टी है, तो स्वाभाविक है कि उनका कैंपेन एक राजनीतिक घराने के इर्द गिर्द ही रहा है। हमारा कैंपेन, हम नीचे से आने वाले लोग हैं, लोगों के बीच में से हमारे नेता आते हैं, लोगों को बीच में से स्वीकृति लेकर हमारे नेता आते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारा कैंपेन लोगों की समस्याओं के बारे में है। बार बार कांग्रेस की तरफ से क्रिटिसिज्म आता है, ये बीजेपी एक वन मैन पार्टी बन गई है, ये नरेंद्र मोदी की पार्टी बन गई है, ये बीजेपी की सरकार नहीं मोदी की सरकार बनने जा रही है अगर बनती है तो। इस आलोचना के बारे में आप क्या कहेंगे? चलिए, मोदी तो 12 साल से किसी राज्य के मुख्यमंत्री है ना, ठीक है। मैं आपको पूछता हूं, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो प्रधानमंत्री कौन होगा? पूरा देश जानता है राहुल गांधी होंगे। आप कल्पना कर सकती है कि गांधी परिवार के अलावे और कोई इस देश का कांग्रेस का अध्यक्ष बन सकता है? कौन व्यक्तिवाद की बात कर रहा है? उनको शोभा नहीं देती ये चीजें। तो आप कहते हैं कि उनकी गलती है कि ये इतना पर्सनलाइज हो गया, कि मीडिया की गलती है? आप किसको दोषी ठहराएंगे? मैं नहीं मानता कैंपेन पर्सनलाइज हो रहा है, मीडिया पर्सनलाइज चीजों को ज्यादा उछाल रही है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो जब मोदी जी कहते हैं 2G या जीजा जी, तो मीडिया तो उठाएगी। नहीं, ठीक है, वो भी मुद्दा है, मगर मोदी जी के भाषण में 1 ही सेकंड होता है, हाँ, बाकी पूरा भाषण 1 घंटे का अलग होता है। तो अमित शाह जी, आप अपने लिए क्या रोल देखते हैं? बहुत से लोग कहते हैं सेकेंड मोस्ट पावरफुल मैन इन बीजेपी, अगर मोदी जी की सरकार बनी तो जरूर ये प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में इनका बहुत बड़ा रोल रहेगा। आप अपने लिए क्या रोल देखते हैं? और आपकी पॉलिटिकल करियर में जो एक तरह से कंट्रोवर्सीज रही हैं, जो फेक एनकाउंटर्स के केस रहे हैं, डू यू बिलीव कि उनका एक शैडो आपकी आगे वाली राजनीति पर बना? देखिए, मेरा रोल अभी मैं जहां बैठा हूं वही है, मैं कार्यकर्ताओं के बीच में रहना चाहता हूं, और पार्टी ने मुझे भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री बनाकर संगठन को मजबूत करने का काम किया। अभी तो मेरा फिलहाल रोल यही है। जहां तक आगे का सवाल है, पार्टी जो तय करेगी वो होगा, मेरी प्रायोरिटी संगठन है। अच्छा, बनारस में मोदी जी की नॉमिनेशन होने जा रही है, बहुत से लोग बनारस में मिले, वो बहुत से चाहते हैं कि भाई यहां से एक हमारा प्राइम मिनिस्टर आए, ये बिल्कुल बहुत से लोगों ने हमें कहा। उनको थोड़ा सा डर है कि अगर दोनों सीट जीत गए मोदी जी, जो कि बहुत मुमकिन है, तो कौन सी रखेंगे, कहीं हमें छोड़ के ना चले जाए? देखिए, मोदी जी ऐसे व्यक्ति नहीं है कि अपनी सीट का ज्यादा ध्यान रखेंगे। कौन सी सीट छोड़ेंगे वो तो पार्टी बाद में तय करेगी, मगर मोदी को 542 की 542 सीटों पर विकास करना है, और जहां विकास कम है, उत्तर प्रदेश, वहां ज्यादा विकास करना है। माना जाता है कि ये जो बनारस की सीट उनके लिए चुनी गई, ये आपका फैसला था, आपकी स्ट्रैटेजी थी कि पूर्वांचल में एक तरह से एक लहर फैले। देखिए, स्वाभाविक है, मैं उत्तर प्रदेश का प्रभारी हूं, तो मेरा एक मत होता है, मगर फैसला पार्टी का है। पार्टी ने सोच विचार कर ये फैसला लिया है, और हम मानते हैं कि इससे पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश में तो फायदा होगा ही होगा, बिहार में भी फायदा होगा। आखिरी मेरे 2 सवाल है अमित जी। बीजेपी में ऐसा लग रहा है मोदी जी बार बार विकास की बात करते हैं, लेकिन जो अंदरूनी एक फैक्शनलिज्म के सवाल बार बार उठते हैं कि मुरली मनोहर जोशी ने कह दिया ये बीजेपी की हवा है, ये मोदी की हवा नहीं है। कहीं माना जाता है कि सुषमा स्वराज जी थोड़ी नाराज बैठी हैं। तो जब आपको सबको संभालना होता है तो आप कैसे संभालते हैं? देखिए, सब संभले हुए हैं, सबने मिलकर मोदी जी को नेता बनाए, और सब मिलकर ही देश को चलाएंगे। कुछ तरह की बयानबाजी आई जो मोदी जी ने कंडेम की, गिरिराज सिंह के बयान आए कि भाई जो मोदी के खिलाफ है वो पाकिस्तान। अब मोदी जी ने कंडेम कर दिया, मैं उनसे बहुत छोटा व्यक्ति हूं, मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूं? पर सारा कैंपेन प्लानर तो आपकी ही है ना? ऐसा आप मानती है, ऐसा नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी में बहुत छोटा व्यक्ति हूं और इस संगठन का काम करने वाला व्यक्ति हूं।
क्योंकि मैं गुजरात से आया हूँ, खामखा मुझे बहुत बड़ा बना रहे हैं। नहीं, पर क्योंकि आप गुजरात से हैं, जो गिरिराज सिंह या प्रवीण तोगड़िया के बयान आए हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं क्या कहूंगा, मोदी जी ने अपना टिप्पणी दे दिया। मोदी जी हमारे प्रमुख नेता है, राष्ट्रीय नेता है, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी ने जो कहा है वो ठीक है। आप क्या कहेंगे कि आपकी सरकार अपने आप बन पाएगी कि आपको नए अलायंस की जरूरत पड़ेगी? हमें देखिए, हम चुनाव के मैदान में हैं, समर भूमि में हैं। हम मानते हैं कि हम 272 से ज्यादा सीट हमारा गठबंधन जीतेगा और एनडीए के बलबूते पर ही नई सरकार होगी। अगर किसी सहयोगी की भी जरूरत पड़ेगी तो सभी लोग सबसे बड़े गठबंधन को जो जनादेश मिला है उसका सम्मान करेंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूं और सब साथ मिलकर देश का विकास करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।